Hello students, my name is Sandeep Khatri and I welcome you to my session on भारतीय साक्ष्य अधिनियम। स्टूडेंट्स, हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी आपके लिए, दैट इज लॉ सेमेस्टर Q&A सीरीज, जो कि हेल्पफुल है उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो कि लॉ सेमेस्टर के एग्जाम्स देने वाले हैं। आज के इस सेशन में हम कवर अप करेंगे यूनिट 8, जो कि बात करेगी लॉ रिलेटिंग टू विटनेसेस। तो आज जो हम 3 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं उसमें सबसे पहला सवाल है कि हु में टेस्टिफाई, विटनेस कौन बन सकता है। उसी क्वेश्चन में हम उसके साथ डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ विटनेसेस। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अगर एक म्यूट विटनेस है जो बोल नहीं सकता और उसको अगर कोर्ट में एविडेंस देना हुआ तो वो किस तरीके से देगा। और लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि क्या हस्बैंड कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है वाइफ के अगेंस्ट इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस एंड वाइस वर्सा। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं जो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड। सबसे पहला क्वेश्चन, हु में टेस्टिफाई। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है इस सीरीज का। और दूसरा इसी का पार्ट है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ विटनेसेस। तो जब पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं, हु में टेस्टिफाई का मतलब है कि कोर्ट में कौन विटनेस का रोल प्ले कर सकता है। सो इन शॉर्ट, विटनेस का मतलब क्या होता है। तो इसके आंसर के इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले लिखेंगे द मीनिंग ऑफ विटनेस। अब विटनेस को जो है वो डिफाइन नहीं किया गया है, ना तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में डिफाइन किया गया है और ना ही भारतीय न्याय संहिता में डिफाइन किया गया है। तो विटनेस का मतलब क्या होता है, तो एक लेमन भाषा में हम कहें तो अ पर्सन हु अपीयर्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ टू गिव एविडेंस। तो जो भी पर्सन कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंस देता है उसे हम विटनेस कहते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर हु में टेस्टिफाई कहां पर दिया हुआ है, तो आप पार्ट 4 चैप्टर 9 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 124 को अगर रीड करोगे तो आपको इस क्वेश्चन का बहुत अच्छे से आंसर मिल जाएगा कि हु में टेस्टिफाई। इसका मतलब इस आंसर की मेन बॉडी में जो आप आंसर लिखेंगे वो होंगे एसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 124। देखिएगा, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 124। मैंने एसेंशियल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो सेक्शन 124 को इजीली समझने के लिए जो वेरी फर्स्ट एसेंशियल है 124 का, वो ये कहता है ऑल पर्सन्स शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। इसका मतलब हर कोई जो है वो टेस्टिफाई कर सकता है, हर कोई पर्सन जो है वो विटनेस बन सकता है। अब ये जो ऑल पर्सन्स है इसको हम रीड करेंगे विद द वर्ड अनलेस, जिसका मतलब ये है कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी टू बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस। कौन होंगे वो ऑल पर्सन्स, तो आपके लिए सिर्फ 2 ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। द वेरी फर्स्ट इज टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। आप पहले तो सवाल समझ लें और उसके बाद एक उसका रैशनल आंसर अगर आप कर दें, तो अगर ये 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपने फुलफिल कर लिए हैं एज पर टू सेक्शन 124 ऑफ BSA, देन यू कैन बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस। अब इसको एक एग्जांपल से, एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। जैसे कि अगर एक सवाल पूछा गया कि आप कहां रहते हैं और उसके जवाब में आया कि आज मैंने ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं खाया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जिसने आंसर दिया है उसको सवाल ही समझ में नहीं आया। हमने पूछा था कि आप रहते कहां हैं और जवाब यह आ रहा है कि आज ब्रेकफास्ट में कुछ भी नहीं खाया। तो जब आपको सवाल ही समझ में नहीं आया, या अगर सवाल समझ में आ गया लेकिन उसका एक रैशनल आंसर आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप विटनेस नहीं बन सकते हो। अब यह जरूरी क्यों है कि आपको सवाल समझ में आना चाहिए और उसका एक रैशनल आंसर देना चाहिए, क्योंकि जो आपके अपकमिंग टॉपिक्स हैं उनमें से ही एक टॉपिक आता है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। और एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस में होता क्या है, चाहे वो एग्जामिनेशन इन चीफ हो, क्रॉस एग्जामिनेशन हो, री एग्जामिनेशन हो, उसमें होता क्या है, आपसे सवाल ही तो पूछे जाते हैं जिनके जवाब आप कोर्ट में देते हैं। तो जब आप सवाल ही नहीं समझ सकते, जब आप जवाब ही नहीं दे सकते, तो आप विटनेस भी नहीं बन सकते, आप टेस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ये 2 चीजें कर सकते हैं, देन इन दैट केस यू कैन बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस। अब यहां पर एक और पॉइंट आप डिस्कस करेंगे इसी आंसर में, एंड दैट इज गोइंग टू बी कि एक पर्सन क्यों कोई सवाल नहीं समझ पाएगा, कोई क्यों उसका रैशनल आंसर नहीं कर पाएगा। तो इसके 3 रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज योर टेंडर ईयर्स, विच मींस कि अभी उम्र बहुत, जिसको हम कहते हैं ना कच्ची उम्र, तो जैसे मान लो 6-7 साल एंड सो ऑन, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि 6-7 साल की उम्र का बच्चा सवाल नहीं समझ सकता है, दैट इज नॉट द पॉइंट। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो कि उस उम्र में सवाल ना समझ पाए, ठीक है। वैसे तो देखा जाए तो जो नेक्स्ट जनरेशन है दैट इज अगेन सुपर क्विक, सुपर फास्ट टू अंडरस्टैंड थिंग्स, राइट, चाहे वो कोई भी हो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है।
अब आते हैं बैक टू दिस क्वेश्चन। टेंडर ईयर्स का मतलब है कि आपकी कम उम्र की वजह से आप उन सवालों को नहीं समझ पा रहे हो या उनका रैशनल आंसर नहीं कर पा रहे हो। सेकंड रीजन हो सकता है एक्सट्रीम एज, विच मींस की ओल्ड एज, भाई बुढ़ापे की वजह से, ठीक है, कि भाई अब उस तरीके से हमारा माइंड वर्क नहीं कर रहा है जिस तरीके से एक नॉर्मल पर्सन का करता है, या फिर कोई डिजीज हो, कोई मेंटल या इस तरीके का फिजिकल डिसऑर्डर हो कि भाई आप चीजों को नहीं समझ सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब अगर ये आपकी डिस्क्वालिफिकेशन इन रीजन से हो रही है तो फिर आप जो है वो टेस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, आप वो कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं बन सकते हैं। सेक्शन 124 की एक्सप्लेनेशन में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इवन अनसाउंड माइंड जो है वो भी विटनेस बन सकता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, यस, इवन अनसाउंड माइंड भी टेस्टिफाई कर सकता है, वो भी विटनेस बन सकता है। अब आते हैं इसकी रीजनिंग पे, क्यों, कैसे, अरे ये कैसे हो गया। सो द थिंग इज कि जब हम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट की टर्म्स हैं जिनको हम एज अ सिनोनिम यूज कर लेते हैं, बट वो सिनोनिम की तरह यूज होनी नहीं चाहिए, जैसे कि लुनेटिक, जैसे कि इडियट, जैसे कि अनसाउंड माइंड, जैसे कि इनसेन। अब इनको हम यूजुअली सिनोनिम की तरह यूज कर लेते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस। और फिर यहीं पर एक और चीज आती है कि जब हम मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में जाते हैं तो अनसाउंडनेस माइंड बहुत तरीके की हो सकती है। तो हमारा मतलब क्या होना चाहिए एज अ लीगल पर्सपेक्टिव से, हमारा एम क्या होना चाहिए, हमारा एम होना चाहिए कि अगर कोई अनसाउंड माइंड भी है एज पर टू मेडिकल टर्म्स, लेकिन वो स्टिल एक सवाल को समझ सकता है, उसका रैशनल आंसर कर सकता है, विच मींस कि सेक्शन 124 में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर उसको फुलफिल कर लेता है तो इवन दैट पर्टिकुलर अनसाउंड माइंड पर्सन भी क्या कर सकता है, टेस्टिफाई कर सकता है। सो आई होप कि सेक्शन 124 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि किस तरीके से इसको आंसर करना है, कौन कौन से पॉइंट्स पर फोकस करना है, किस तरीके से एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशंस हु मे टेस्टिफाई। अब आते हैं इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि आता है कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ विटनेसेस। अब देखो, काइंड ऑफ विटनेसेस पे कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है, लेकिन हाँ अलग अलग सेक्शंस में कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, जिसमें आपको बताया गया कि कौन कौन से अलग अलग डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ विटनेसेस हो सकती हैं। जैसे कि आपके लिए मैंने एक लिस्ट यहां पे बनाई है, दैट इज 10 पॉइंटर्स में ये आपकी पूरी की पूरी लिस्ट है, दैट इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ विटनेसेस। जैसे कि सबसे पहला जो है हमारा चाइल्ड विटनेस। तो क्या एक बच्चा भी टेस्टिफाई कर सकता है, वो भी विटनेस बन सकता है? बिल्कुल। अभी तो हमने पढ़ा सेक्शन में कि ऑल पर्संस, तो अगर वो चाइल्ड भी वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर देता है तो वो भी विटनेस बन सकता है। अगर इसमें अगेन एक अच्छी इलस्ट्रेशन ली जाए या अगर आपके कुछ केस लॉज देखे जाएं तो उसमें साफ साफ देखा गया है कि अगर मान लीजिए फादर ने वाइफ को, हस्बैंड ने वाइफ को जान से मार दिया और घर में सिर्फ 3 ही लोग थे, द थर्ड वन इज चाइल्ड जिसकी उम्र शायद 9 या 10 साल की है, और उसने मर्डर होते हुए देखा है, तो अब अगर वो कोर्ट में टेस्टिफाई करता है कि हाँ मेरे पापा पहले किचन में गए और वहां से नाइफ लेकर आए और उसके बाद मेरी मदर का गला काट दिया, और वो सवालों को समझ रहा है और उसका जवाब दे रहा है, तो दैट चाइल्ड कैन बी अ विटनेस, जिस केस में वो चाइल्ड विटनेस आई विटनेस भी हो जाएगा। ठीक है, so that is the first one. Second one is chance witness. As the name suggests, luck by chance. तो by chance one was present at this at the crime scene. ठीक है, जैसे आफ्टर द क्लास अगर मैं घर जा रहा हूं और रास्ते में मैंने कुछ ऐसा देख लिया, सपोज कोई ऑफेंस होते हुए देख लिया, तो आई एम आई विटनेस, बट आई एम अ विटनेस बाय चांस, कि मेरे को वहां होना नहीं चाहिए था, बाय चांस आई वाज पासिंग बाय और मैंने वो चीजें देख ली। सो दैट इज योर चांस विटनेस। नेक्स्ट वन इज पीडब्ल्यू एंड डीडब्ल्यू, विच इज प्रोसिक्यूशन विटनेस एंड डिफेंस विटनेस। तो प्रोसिक्यूशन अपने जितने भी विटनेसेस को लेकर आएगी टू प्रूव कि अक्यूज ने ही ऑफेंस किया है, तो उनको हम कहते हैं प्रोसिक्यूशन विटनेस। और जब डिफेंस अपने विटनेसेस को लेकर आएगा कि नहीं ये तो बिल्कुल इनोसेंट है, तो वो आपके डिफेंस विटनेस। नेक्स्ट वन इज अकॉम्प्लिस विटनेस। अकॉम्प्लिस कौन होता है? द पार्टनर इन क्राइम। और अब यहां पर ये क्या बन रहे हैं? काइंड ऑफ अप्रूवर। ठीक है, इसको अप्रूवर भी आप कह सकते हो कि भाई सरकारी गवाह बन गए, हमने मिलकर ही ऑफेंस किया था, वो कहते हैं ना घर का बेदी लंका ढाए। ठीक है, काइंड ऑफ विभीषण। ठीक है, और अब ये कोर्ट को बता रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हुई थी। सो दैट इज योर अकॉम्प्लिश विटनेस। नेक्स्ट वन इज आई विटनेस, एज द नेम सजेस्ट, जिसने देखा, एंड ऑब्वियसली इट मस्ट बी डायरेक्ट। तो यहां पे हियरसे की बात नहीं कर रहे हैं, जिसने देखा वही कोर्ट में आके बता रहा है कि उसने क्या देखा। Next one is hostile witness. When the witness turned hostile, which means prosecution एक witness को लेकर आया,
अब जब प्रोसिक्यूशन विटनेस को लेकर आया तो उसने कहा कि पहचानिए क्या इन्होंने ही ये पर्टिकुलर ऑफेंस किया था, और वहां पर विटनेस कहता है नहीं, ये तो वो पर्सन ही नहीं है। सो दैट इज अ सिचुएशन व्हेन विटनेस टर्न्ड हॉस्टाइल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सो आपका वो हॉस्टाइल विटनेस हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज एक्सपर्ट विटनेस। तो जब हमने रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स डिस्कस किया था उसमें एक पोर्शन था आपका कि कब एक्सपर्ट ओपिनियन रेलिवेंट होता है। तो जब भी कोई एक एक्सपर्ट जिसके पास वो पर्टिकुलर स्किल है, जिसके पास वो प्रोफेशनल नॉलेज है, जब वो आकर कोर्ट में एविडेंसेस देता है, दैट विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सपर्ट विटनेस। नेक्स्ट वन इज इंटरेस्टेड विटनेस। एग्जाम्पल से समझते हैं हु इज इंटरेस्टेड विटनेस। तो मान लीजिए मिस्टर ए मिस्टर बी को किल कर देता है। अब मिस्टर बी का ब्रदर जो कि सपोज वहीं पर प्रेजेंट है, तो जब वो वहां पर एविडेंसेस देता है तो मिस्टर बी का जो ब्रदर होगा वो हो जाएगा इंटरेस्टेड विटनेस हो जाएगा, विच मींस जिनका खुद के भी जो है इंटरेस्ट है इन द केस। नेक्स्ट वन, द लास्ट वन इज योर डम्ब विटनेस। डम्ब इज अ पर्सन हु कैन नॉट स्पीक, जिसको हम म्यूट भी कहते हैं। तो जो पर्सन बोल नहीं सकता वो कैसे एविडेंस देता है? तो पूरा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी पॉइंटर पे है, लेकिन अभी के लिए आप समझ लीजिए कि डम्ब विटनेस भी एक विटनेस हो सकता है, वो भी एविडेंस कोर्ट ऑफ लॉ में दे सकता है। कैसे? अगर लिटरेट है तो लिखकर, और अगर लिटरेट नहीं है तो वो अपनी साइन लैंग्वेज में भी कम्युनिकेट कर सकता है, और जब वो साइन लैंग्वेज में अपना एविडेंस देता है सो दैट विल बी कॉल्ड एज डम्ब विटनेस। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज और, डम्ब विटनेस से यूजुअली हमें लगता है कि डम्ब इज अनसाउंड माइंड, तो डम्ब का मतलब आपका म्यूट भी होता है, राइट? सो आई होप कि नाउ यू कैन इजीली आंसर हु मे टेस्टिफाई एंड व्हाट आर द काइंड ऑफ विटनेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30, जो कि बात करता है हाउ अ विटनेस हु इज अनेबल टू स्पीक मे गिव एविडेंस। तो ये जो विटनेस है यहां पर बेसिकली डम्ब विटनेस की ही बात की जा रही है। अगर मैं इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन की बात करूं तो पहले आप विटनेस का मीनिंग लिख सकते हैं। इवन आप इसके इंट्रोडक्शन में ये भी लिख सकते हैं कि बिफोर 2013 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट इन इंडियन एविडेंस एक्ट, डम्ब विटनेस का जो टर्म है वो यूज किया जाता था, लेकिन आफ्टर 2013 अमेंडमेंट डम्ब को वर्ड को हटा दिया गया। ठीक है जी। तो सेक्शन 124 हु में टेस्टिफाई भी इस क्वेश्चन का आंसर करता है। 125 तो करता ही है, 125 तो स्पेसिफिक प्रोविजन ही इस क्वेश्चन के आंसर पे है, लेकिन 124 भी इस क्वेश्चन का आंसर करता है, क्योंकि 124 में इस तरह की कोई भी एक्सेप्शन नहीं दी गई है कि इफ अ पर्सन कैन नॉट स्पीक तो वो तो एविडेंस दे ही नहीं सकता है। तो वहां से हम 124 से भी इसके आंसर में जो है वो मेंशन करेंगे। इन एडिशन टू दैट वी आर गोइंग टू राइट सेक्शन 125, जो कि आपका मेन बॉडी में 125 के ही एसेंशियल्स आएंगे, जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशंस एंड केस लॉस। अब देखिएगा मैंने 125 के एसेंशियल्स को किस तरीके से डिवाइड किया है। सो यू कैन सी कि यहां पर मैंने 4 एसेंशियल्स बनाए हैं पूरे सेक्शन 125 के। सबसे पहला एसेंशियल है कि अगर एक विटनेस नहीं बोल सकता है तो वो किसी भी एनी अदर मैनर जो कि इंटेलिजिबल हो। देखिए बेसिकली पॉइंट क्या है, आपके पास कुछ सबूत है, आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको कोर्ट में बतानी है। अब मेजर कंसर्न है कि आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं, क्योंकि आप बोल ही नहीं सकते हैं तो आप ओरल एविडेंस नहीं दे पा रहे हैं, ऑक्यूलर एविडेंस नहीं दे पा रहे हैं। तो यहां पे 125 कहता है कि जिस भी तरीके से इंटेलिजिबल आप कम्युनिकेट कर सकते हैं वैसे आप बता दीजिए। अब वो ऑप्शंस क्या निकलेंगे, वो अदर ऑप्शंस क्या निकलेंगे, तो उसमें 2 ही चीजें समझ में आती हैं। सर अगर लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं विटनेस, तो वो लिख कर बता देंगे, जो भी लैंग्वेज उनको आती है, हिंदी, इंग्लिश और व्हाट्सएवर, कि भाई लिख कर बता देंगे मैंने सो एंड सो चीजें देखी हैं और ये बातें मुझे पता है, ये मैं जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, और वो कोर्ट को बता देंगे। प्लस अगर पढ़े लिखे नहीं है, लिखना नहीं आता है, तो फिर वो क्या कर सकते हैं, फिर वो साइन लैंग्वेज में बता सकते हैं। लेकिन ये चाहे वो लिखेंगे या साइन लैंग्वेज में, ये आपका ओपन कोर्ट में ही होगा। और एक और चीज, अब क्योंकि वो चीजों को लिख कर देंगे तो क्या वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बन जाएगा? तो यहां पे सेक्शन 125 इस क्वेश्चन का भी आंसर बहुत अच्छे से करता है, बाय द यूजिंग ऑफ वर्ड शैल बी डीम्ड, जिसका मतलब है लीगल फिक्शन। तो ये माना जाएगा, वो दे तो लिख कर रहे हैं लेकिन माना वो ओरल एविडेंस ही जाएगा, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं बन जाएगा, वो ओरल एविडेंस ही माना जाएगा। और क्योंकि जब लैंग्वेज आपकी साइन लैंग्वेज यूज हो रही है
तो यहां पर आप जो है एक एक्सपर्ट को भी बुला सकते हो, इंटरप्रेटर को बुला सकते हो या स्पेशल एजुकेटर को बुला सकते हो, जो कि उनकी स्टेटमेंट्स को, उनके साइंस को बहुत अच्छे से समझ पाए। और प्लस इसको वीडियोग्राफ भी किया जाएगा। वीडियोग्राफ क्यों कर रहे हैं भाई? कल को अगर हमें लगता है कि स्पेशल एजुकेटर ने कुछ गलत इंफॉर्मेशन हमें दे दिया या वो सही से नहीं समझ पाए थे, तो ताकि हम उसको बाद में भी अगर रेफर करना चाहें, देखना चाहें, तो हम उसे देख पाए। सो दैट इज योर मेन आंसर कि किस तरीके से एक विटनेस जो कि बोल नहीं सकता है वो एविडेंस दे सकता है। इस पे एक लैंडमार्क जजमेंट भी मैंने यहां पर यूज की है, दैट इज स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस दर्शन सिंह, जो कि 2012 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जो कि सेक्शन 119 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का ऑब्जेक्टिव बताती है। पहले इन इंडियन एविडेंस एक्ट इट वाज सेक्शन 119। अब 119 का ऑब्जेक्ट क्या है कि जस्ट बिकॉज एक पर्सन बोल नहीं सकता, या इवन इस जजमेंट में तो डेफ वर्ड का भी यूज किया गया है कि अगर कोई सुन नहीं सकता, तो अगर उनके पास ये फिजिकल डिसेबिलिटीज हैं, तो क्या वो विटनेस ही नहीं बन सकते? तो आंसर आता है नो। हम उनको जस्ट बिकॉज उनकी फिजिकल डिसेबिलिटीज के लिए एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो यही ऑब्जेक्टिव जो है यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने समझाने की कोशिश की है, द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 119। ठीक है जी। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31, जो कि बात करता है कि क्या हस्बैंड एंड वाइफ कॉम्पिटेंट विटनेस हैं अगेंस्ट देमसेल्व्स। तो मतलब क्या हस्बैंड वाइफ के अगेंस्ट और वाइफ हस्बैंड के अगेंस्ट कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकते हैं? अब इस क्वेश्चन का आंसर हमें देखने को मिलता है सेक्शन 126 में, जिसके इंट्रोडक्शन में आप सबसे पहले ये लिखेंगे कि हस्बैंड एंड वाइफ कैन बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट ईच अदर इन सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस। बहुत ही सिंपल इलस्ट्रेशन से समझते हैं पहले कि कॉन्सेप्ट है क्या। एक सिविल का एग्जांपल लेते हैं यहां पे ऐड करने के लिए, और एक क्रिमिनल का एग्जांपल लेते हैं, ताकि हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल जाए कि हमें आंसर को लिखना कैसे है। देखिए, जब हम बात करते हैं सिविल केसेस की, तो मान लीजिए एक प्रॉपर्टी को लेकर हस्बैंड और वाइफ में डिस्प्यूट हो गया है, तो क्या हस्बैंड वाइफ के अगेंस्ट एविडेंसेस दे सकता है कि भाई ये प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी, या वाइफ एविडेंसेस दे सकते हैं हस्बैंड के अगेंस्ट कि भाई क्या ये मैं ही मालिक हूं इस प्रॉपर्टी की? तो आंसर आता है यस। और यहां पर किसी भी तरीके से प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस का कॉन्सेप्ट फॉल नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ ओनली इन सर्टेन केसेस ही एक दूसरे के अगेंस्ट कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकते हैं, और वो सर्टेन केसेस है जब आमने सामने वो आ जाए। सिमिलरली मान लीजिए एक क्रिमिनल लॉ का एग्जांपल लेते हैं। अगर हस्बैंड ने वाइफ के अगेंस्ट फिजिकल क्रुएलिटी की है, मान लीजिए उनका हाथ तोड़ दिया है या सर फोड़ दिया है एंड सो ऑन, तो क्या वाइफ उसमें एज अ विटनेस नहीं बताएगी कोर्ट को कि भाई मेरा जो सर फोड़ा है या मेरा जो हाथ तोड़ा है वो मेरे हस्बैंड ने ही तोड़ा है, और इस तरीके से तोड़ा है, और इस वजह से तोड़ा है एंड सो ऑन, उसके रिलेटेड जो भी आपके रेलिवेंट फैक्ट्स हैं, तो क्या वो विटनेस एविडेंस नहीं देगी? तो आंसर आएगा कि बिल्कुल। एंड सिमिलरली हस्बैंड भी क्रिमिनल केसेस में अगर वाइफ ने हस्बैंड के अगेंस्ट कोई ऑफेंस किया है, तो हस्बैंड भी जो है एज अ विटनेस वाइफ के अगेंस्ट एविडेंसेस दे सकता है, और ये किसी भी तरीके से प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस में फॉल नहीं करेगा। अब आप सेक्शन 126 भी इसमें देख सकते हो इलस्ट्रेशंस के बाद। नाउ दिस विल मेक मोर सेंस टू यू कि कॉम्पिटेंसी ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एज विटनेसेस इन सर्टेन केसेस, तो नॉट इन ऑल केसेस, ओनली इन सर्टेन केसेस, जब एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएंगे, जैसे कि इन ऑल सिविल प्रोसीडिंग्स पार्टीज टू द सूट एंड द हस्बैंड और वाइफ, वो क्या हो जाएगी? कॉम्पिटेंट विटनेस हो जाएगी। और क्रिमिनल में भी क्या हो जाएंगे? कॉम्पिटेंट विटनेस हो जाएंगे। ठीक है जी। तो आई होप कि बहुत अच्छे से आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहां पे मैंने एक लैंडमार्क जजमेंट यूज की है एचपी हाईकोर्ट की, ओमकार चंद वर्सेस जगदम्बा देवी, जिसमें कहा गया है कि सिविल केसेस में भी और क्रिमिनल केसेस में भी हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के अगेंस्ट कॉम्पिटेंट विटनेस होंगे। अब क्यों होंगे वो मैंने आपको इलस्ट्रेशन से भी बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो ये थे हमारे द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हेन इट कम्स टू लॉ रिलेटिंग टू विटनेसेस। आई होप दीज ऑल आर क्लियर विद यू। स्टिल अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, एनीथिंग विच इज नॉट क्लियर टू यू इन रिलेशन टू दीज पर्टिकुलर सेक्शंस या दीज क्वेश्चंस, या विटनेसेस से रिलेटेड आपको कुछ और चीजें नहीं समझ में आ रही है, परेशान कर रही हैं, तो डू राइट इन द कमेंट्स एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम अकॉर्डिंगली। दैट्स इट फ्रॉम माय एंड एज ऑफ नाउ। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, yes, it's time to say peace.